हेलो दोस्तों, नमस्कारम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में दोस्तों आए थे। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, वो पूरा अपलोड नहीं हो पाया था। तो दोस्तों वो उधर से बिल्कुल ही मतलब उसका वॉइस थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो मैंने पार्ट नंबर 2 के नाम से जो भी अपना जिधर रह रहा था, जहाँ से अपन ने फिनिश किया था उस वीडियो में, मतलब उस वीडियो में जहाँ तक था उसके आगे अपन इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। और दोस्तों इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का ये पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद में पार्ट नंबर 3 और आएगा बस, और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पूरा कवर हो जाएगा अपना। एंड उसके बाद दोस्तों या तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग या फिर स्ट्रक्चर पार्ट पे अपन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्टिंग फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्रिप्शन के लिए बोलिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे वीडियो बनाता रहूं ऐसे ही टेक्निकल सिविलियन कॉन्सेप्ट के। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं आज, जहां अपना वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था कि सरफेस वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, मीन वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे आज, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से अपन का डीएडी कर्व तक अपना कंप्लीट हो गया था, जो उस वीडियो में कवर हुआ था। और उसके बाद में थोड़ा ऑब्सेक्शंस आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था वॉइस में, तो उसको मेरे को कट करना पड़ा। तो आगे दोस्तों सरफेस वेलोसिटी। तो दोस्तों सरफेस वेलोसिटी, क्योंकि अपन को डिस्चार्ज कैलकुलेशन में सरफेस का पे कितना फ्लो हो रहा है, कितना वॉल्यूम यहाँ से फ्लो हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, तो उसके लिए अपन को क्या है, डिस्चार्ज डिस्चार्ज इक्वल टू मतलब अपन को एरिया, कितने सेक्शन से कितने एरिया से अपना वाटर फ्लो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई द वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों अपन को वेलोसिटी का कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सरफेस वेलोसिटी। तो दोस्तों सरफेस वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सरफेस वेलोसिटी बी एस इक्वल टू एल अपॉन टी। एल अपॉन टी दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक मेरा चैनल सेक्शन है या कोई स्ट्रीम है, उसका कोई भी एल लेंथ लिया, उसमें एक बोर्ड से यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मैं एक डिस्टेंस कवर किया। ये टोटल डिस्टेंस है एल। एंड इस डिस्टेंस को कवर करने में मेरे द्वारा टाइम टेकन बाई कवर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू टी, देन द वी एस इक्वल टू एल अपॉन टी। तो दोस्तों यहाँ पे जो वी एस अपना सरफेस वेलोसिटी है, ये फ्लोटिंग डिवाइस वेलोसिटी भी के नाम से भी इसको अपन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मीन वेलोसिटी, बी मीन या वी बार। तो दोस्तों अपन को पता है कि जैसे जैसे अपन, जैसे कि मीन वेलोसिटी या सरफेस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे अपन बॉटम सरफेस यानी कि कोई भी स्ट्रीम है या कोई चैनल है, कैनाल है, रिवर है, कोई भी है, तो उसके बॉटम बेड तक जाते हैं। तो बेड तक जाते हैं तो ड्यू टू एडीज लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज एंड डिफरेंट डिफरेंट लॉसेज के कारण वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तथा जैसे जैसे टॉप सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये वेलोसिटी कर्व इस तरह से है। तो दोस्तों मीन वेलोसिटी यहाँ पे जो कैलकुलेट की है, मीन वेलोसिटी वी 0.2 वाई प्लस के 0.8 वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि टॉप सरफेस से लेकर के 0.2 एंड टॉप सरफेस से लेकर के 0.8 बाई डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस वाई है, उसका यहाँ पे एवरेज लिया। उसके बाद में इसका मीन वेलोसिटी, यानी कि 0.2 डिस्टेंस पे 0.8 डिस्टेंस पे टोटल डिस्टेंस, तो ये अपन का मीन वेलोसिटी कैलकुलेशन निकल के आता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द करंट मीटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द करंट मीटर क्या है, वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइस है। तो वेलोसिटी वी इक्वल टू ए इंटू एन एस प्लस के बी। तो यहाँ पे ए और बी क्या चीज़ है दोस्तों, कांस्टेंट है। तथा एन एस क्या चीज़ है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें। एंड बी वेलोसिटी इन मीटर प्रति सेकंड।
तो दोस्तों इधर इधर ही एक वेट कैलकुलेशन करते हैं अपन साउंडिंग वेट करके। साउंडिंग वेट W बराबर के 50 इंटू वी बार इंटू वाई। तो W यहाँ पे न्यूटन में है, वी बार है एवरेज वेलोसिटी, वाई है डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों अभी अपन शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपन शॉर्ट नोट्स के जो कंटेंट है उसी हिसाब से अपन रिवीजन कर रहे हैं। आगे अपना जो फुल लेक्चर आएगा उसमें अपन पूरा एक एक टॉपिक वाइज फुल डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो दोस्तों पहले शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपका रिवीजन हो जाए, ये कंटेंट आपके पास मिल जाए, उसके बाद वीडियो में मतलब फुल सिलेबस फुल सब्जेक्ट का जो लेक्चर आएगा उसमें अच्छे से अपन इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों प्रेसिपिटेशन तो प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन पीएमपी, जो कि प्रोबेबल अपर लिमिट ऑफ रेनफॉल विच इज जस्टिफाई द क्लाइमेटोलॉजिकली, कितना प्रोबेबली कितना मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हुआ है, तो पी बार प्लस के इंटू सिग्मा। पी बार क्या है, मीन एनुअल रेनफॉल है यहाँ पे दोस्तों। पी बार में क्या है, मीन एनुअल रेनफॉल की क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी फैक्टर कितना फ्रिक्वेंसी फैक्टर है, तो के की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, और पीएमपी पी बार प्लस के इंटू सिग्मा से अपन को प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रेनफॉल इन सेंटीमीटर। किस में कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है। तो पी एम इक्वल टू 42.16 इंटू डी की पावर 0.75। डी क्या चीज़ है यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल इन होवर। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेनफॉल है उसका जो ड्यूरेशन है उसको किस में लिया जाता है, हावर में लिया जाता है, तो इससे अपन को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रेनफॉल मिल जाता है। अब दोस्तों अपन को क्या करना है कि अपन ने वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया कि वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में अपना प्रेसिपिटेशन भी आ गया, प्रोबेबली मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कितना है, और बर्ड्स का ग्रेटेस्ट रेनफॉल सेंटीमीटर में कितना है, 42.16 इंटू डी की पावर 0.75। तो डी यहाँ पे ड्यूरेशन होता है ऑफ रेनफॉल, जो कि अपन किस में एंटर करते हैं, हावर्स में एंटर करते हैं। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं डिस्चार्ज कैलकुलेशन, जो कि डिफरेंट स्ट्रीम डिफरेंट चैनल या कैनाल कोई भी है, जो भी स्ट्रीम अपना है उसमें कितना डिस्चार्ज जा रहा है, कितना उसमें फ्लो हो रहा है, उसका कैलकुलेशन अपन यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों इसमें से कुछ मेथड है जो यूपीएससी के लिए है स्पेशली, और कुछ मेथड है अपने जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल एक्सएससी वगैरह के लिए, डिफरेंट पीएससीज के लिए है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड है एरिया वेलोसिटी मेथड। तो दोस्तों एरिया वेलोसिटी मेथड के अंदर क्या होता है कि अपन ने जो भी ये इस तरह से कोई भी सेक्शन लिया, कोई भी स्ट्रीम का एक सेक्शन लिया, जिसको क्या किया, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया। इसका विड्थ W1 बार, W2 बार, WN-1 बार, ऐसे करके अपन ने इसको डिवाइड किया। और जो डेप्थ है बेड से लेकर के टॉप सरफेस तक बेड बाई 1 बाई 2, एंड इस तरह से अपन ने इसको डेप्थ को भी कैटेगराइज किया है। तो दोस्तों इसमें हर एक सेगमेंट, इसमें तो अपन ने क्या किया, एक ईच सेगमेंट में इसको डिवाइड कर लिया। तो डिस्चार्ज थ्रू द ईच सेगमेंट, ये एरिया वेलोसिटी मेथड के कुछ थंबनेल से है, जिसमें कि डिस्चार्ज थ्रू द ईच सेगमेंट कितना, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल। मतलब कि टोटल जितना डिस्चार्ज है ईच सेगमेंट से उतना लेस देन होना चाहिए किसका, 10% ऑफ टोटल। वेलोसिटी थ्रू द ई सेगमेंट, इसमें क्या है दोस्तों, जो वेलोसिटी ली जाती है अपन, इसमें ई सेगमेंट से वेलोसिटी ली जाती है, वो भी लेस देन 20% ऑफ द बी मैक्सिमम, यानी कि बी इज लेस देन 20% ऑफ द बी मैक्सिमम, और डिस्चार्ज होता है वो लेस देन ऑफ द 10% ऑफ द टोटल। तो दोस्तों ऐसे करके अपन ने W1 बार यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। W1 बार के W1 प्लस के W2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू W1, ये यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है अपन को, एवरेज विड्थ कैलकुलेट किया, क्यू बराबर के W1 बार मल्टीप्लाई, ये एरिया हो गया W मल्टीप्लाई बाई, और ये बी क्या चीज़ हो गया दोस्तों, बी अपना क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो दोस्तों ऐसे करके डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, एरिया में एवरेज विड्थ लेके और बाई डेप्थ लेके उसका एरिया, उस सेगमेंट का एरिया लिया तथा उस सेगमेंट की वेलोसिटी ली, जो कि अपन देखते हैं कि उस सेगमेंट की वेलोसिटी है वो लेस देन 20% ऑफ द बी मैक्स होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अपन एरिया वेलोसिटी मेथड से डिस्चार्ज कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आता है डाइल्यूशन मेथड। तो दोस्तों डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है कि डाइल्यूशन मेथड में अपन क्या करते हैं, मास ऑफ ट्रेसर्स वगैरह ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा एक स्ट्रीम था, उसमें इनिशियली C0 कंसनट्रेशन था, उसके बाद में मैंने C1 डाई ऐड किया एट 1 पॉइंट पे, C1 डाई ऐड किया, तो उसके अंदर क्या हुआ, कुछ या फिर कुछ इसका
डिस्चार्ज चेंज हुआ, डिस्चार्ज चेंज होने के बाद में इसका वेरिएशन हुआ, वेरिएशन होने के बाद में इसका T2 पॉइंट पे, T1 पॉइंट पे और T2 पॉइंट पे क्या हुआ, C2 डिस्चार्ज हो गया। तो दोस्तों जो मास ऑफ ट्रेसर एडेड एट सेक्शन 1 है वो मास ऑफ एडेड ट्रेसर इन डिस्चार्ज कितना एडेड किया, और मास ऑफ ट्रेसर इन एडेड वॉल्यूम, और वॉल्यूम में कितना मास ऑफ ट्रेसर ऐड था। तो Q इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाई द C1। तो दोस्तों इसको अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं इक्वल टू टोटली कि इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक, T1 से लेकर के T2 तक इंटीग्रेशन किया एंड Q मल्टीप्लाई बाई द C2 माइनस के C नोड। इस जगह पे C2 है, स्टार्टिंग में C नोड था, तो C2 माइनस के C नोड और कितने डेल्टा टी टाइम में वेरिएशन हुआ, तो डेल्टा टी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह से अपन डाइल्यूशन मेथड से भी डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, यूपीएससी पर्पज़ के लिए एक कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों अल्ट्रासोनिक मेथड। अल्ट्रासोनिक मेथड में क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि मैंने कोई भी फिक्स पॉइंट किए इस यहाँ से अल्ट्रासोनिक के ये इस यहाँ से रेज इस 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट से दोनों पॉइंट कंसीडर किए, उन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस L था, तथा स्टीम का जो विड्थ था वो डिस्टेंस B था। तो दोस्तों यहाँ से क्या किया कि इधर जो वेलोसिटी है अपना फ्लो ऑफ वाटर की वो V है, जो कि इस जो अपने सेक्शन लिया है दोनों पॉइंट के लिए बहुत मतलब कि दोनों किनारों के बीच में T1 और T2 दोनों पॉइंट के बीच में अपन ने क्या किया, अल्ट्रासोनिक लाइट अल्ट्रासोनिक मतलब कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक अपना C वेलोसिटी से T1 से लेकर के T2 तक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे थे अल्ट्रासोनिक मेथड की। तो अल्ट्रासोनिक मेथड में क्या है दोस्तों कि अल्ट्रासोनिक मेथड में अपना अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है T1 टू T2 पॉइंट तक। तो T1 से लेकर के T2 पॉइंट तक अल्ट्रासोनिक तो उस साउंड के द्वारा वेलोसिटी विद द वेलोसिटी ऑफ द सी, तो उसमें दोस्तों यहाँ से T1 से लेकर के T1 पॉइंट से लेकर के T2 पॉइंट तक लेने में कितना टाइम लगेगा, उसका कैलकुलेशन अपन स्टार्टिंग में करते हैं। तो दोस्तों उसका T1 इक्वल टू L डिवाइडेड बाई C प्लस के B cos थीटा, क्योंकि B E इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मेकिंग एंगल विद दिस सेक्शन थीटा, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो B cos थीटा आएगा। T1 इक्वल टू L डिवाइडेड बाई C प्लस के B cos थीटा। टाइम फ्रॉम T2 टू T1 से लेकर के T1 तक अपोजिट डायरेक्शन में जो भी साउंड का जो मतलब कि उसके द्वारा डिस्टेंस कवर की है उसमें कितना टाइम टेकन किया गया है, तो L डिवाइडेड बाई C माइनस के B। यानी कि अल्ट्रासोनिक सेंसर तो होते हैं T1 और T2 दोनों पे फिक्स करके अपन को एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वेलोसिटी विद द C एंड उसके द्वारा टाइम कितना टेकन किया गया है बोथ डायरेक्शन में वो लेते हैं। दोनों से अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं B इक्वल टू L डिवाइडेड बाई कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई दैट 1/T1 माइनस के 1/T2। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूविंग बोट मेथड। मूविंग बोट मेथड के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक अपना एक बोट था जिसका कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर था। इन दोनों के कारण अगर बोट को अपन को इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये मूव पर उस हिसाब से अपन को डिस्चार्ज कैलकुलेशन करना है। और इसमें भी ई सेगमेंट में अपन को डिवाइड किया है, ई सेगमेंट की एंड डेप्थ बाई 1 है। तो डेल्टा Q1 अपन को कैलकुलेट करना है प्राइमरी सेक्शन से, तो बी यानी कि रिजल्टेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा साइन थीटा। डेल्टा T1 कितना टाइम टेकन किया गया, तो डेल्टा T1 मल्टीप्लाई बाई द 0 प्लस के बाई 1,
इधर डेप्थ जीरो है, स्टार्टिंग में सेक्शन में जीरो और बाद में दूसरे पार्ट ऑफ सेक्शन पे बाई वन, तो जीरो प्लस के बाई वन डिवाइडेड बाई टू। ऐसे ही करके डेल्टा क्यू एन एन वे पार्ट सेगमेंट का मेरे को डिस्चार्ज निकालना है, तो बी आर का स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी एन एन बाई एन प्लस के बाई एन माइनस के वन डिवाइडेड बाई टू से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड स्लोप एरिया मेथड है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, और अपना स्टेट डिस्चार्ज रिलेशनशिप है, जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जैसे कि दोस्तों मेरा कि ये मेरा बॉटम है, जिसके वहाँ से डेटम मैंने कंसिडर किया है Z1 एंड पोटेंशियल हेड Y1 एंड इस सेक्शन पे इस 1 सेक्शन एंड ये दिस 2 सेक्शन पे किसी भी स्ट्रीम का। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि अपन का जैसे कि फ्लड वगैरह है या फिर कोई भी आया, तो उस टाइम पे क्या होता है, अपना टोटल हेड है, टोटल एनर्जी लाइन है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, लेवल धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाता है। और वो डिस्चार्ज जैसे जैसे मतलब कि स्टेज है, उसका हाइट है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसमें क्या होता है, सेक्शन चेंज होता जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके, या फिर अपना बेड स्लोप चेंज कर रहा है, तो उस हिसाब से टोटल एनर्जी लाइन यहाँ पे Z1 प्लस के डेटम हेड प्लस के पोटेंशियल हेड एंड वेलोसिटी हेड, तीनों का समीशन यहाँ पे अपन कंसिडर किए है। तो इधर दोस्तों क्या हुआ, डेटम हेड Z2 एंड पोटेंशियल हेड Y2 एंड वेलोसिटी हेड V2 स्क्वायर अपॉन 2G करके है, जो कि हॉरिजॉन्टल से HL मतलब कि हाइट पे कम है। इसमें अगर देखें तो HL क्या चीज़ है दोस्तों, HL है कि हेड लॉस हो गया। यहाँ पे जो एनर्जी लाइन था उसका और यहाँ पे एनर्जी लाइन था, दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो हेड लॉस हो गया। और हेड लॉस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हेड लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है मेजरली HF और HE, यानी कि फ्रैक्शन के कारण जो लॉस हुआ है, और एक होता है एडी लॉसेस के कारण जितना लॉस हुआ है वो यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो दोस्तों अगर मेरे को टोटल हेड लॉस है वो एच एफ प्लस के जो टोटल हेड लॉस है वो टोटल हेड लॉस HF+के HE है। तो दोस्तों HF फ्रिक्शन के कारण कितना हेड लॉस होगा, HL-के HE। तो अगर मैं HE हेड लॉस ड्यू टू एडीज के कारण अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो HE=KE इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस के V2 स्क्वायर अपॉन 2G से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करके अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे KE कोफिशिएंट होता है, एडीज कोफिशिएंट होता है, उसका वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा इस टाइप से सेक्शन है, अगर मेरा दोस्तों इस टाइप से सेक्शन है कि मेरा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है सेक्शन, ग्रेजुअल सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो के की वैल्यू 0.1 ली जाती है। और ग्रेजुअली अगर इनलार्ज हो रहा है, ग्रेजुअली इनलार्ज हो रहा है, तो दोस्तों उस जगह के की वैल्यू 0.3 ली जाती है। अगर मेरा सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोस्तों चैनल में या कोई भी सेक्शन में, तो 0.6 ली जाती है। और अगर मेरा सडनली इनलार्ज हो रहा है और जहाँ पे तो उस जगह 0.8 के की वैल्यू कंसिडर की जाती है। जैसे कि हेडीज लॉसेस के कारण कितना हेड लॉस हुआ वो अपन कंसिडर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में फ्रैक्शन के कारण अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल हेड लॉस अपन को पता रहता है, क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन, डेटम हेड, पोटेंशियल हेड एंड वेलोसिटी हेड, तीनों का समेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो लॉसेज होता है उसमें से माइनस करके अपन HL कैलकुलेट कर लेते हैं, HE कैलकुलेट कर लेते हैं, और फ्रैक्शन के कारण कितना हेड लॉस हुआ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आती है डिस्चार्ज करने की बात। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए अपन डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला, सिंपली मैनिंग इक्वेशन काम में लेते हैं। मैनिंग इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, मैनिंग इक्वेशन की इक्वल टू 1/n मल्टीप्लाई बाई द r की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई द एरिया मल्टीप्लाई बाई द s की पावर 1/2 होता है। यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, r हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, और एस यहाँ पे एनर्जी लाइन स्लोप होता है, या फ्रिक्शन स्लोप से भी अपन इसको बोल सकते हैं, जो वेट स्लोप इन, अगर यूनिफॉर्म मेरा स्लोप है, स्लोप वेरी नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या लेते हैं अपन, वेट स्लोप को ही एस कंसिडर कर लेते हैं। अदरवाइज जैसे इज द एनर्जी लाइन स्लोप। इस बात को अपन को याद रखना है दोस्तों। अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पर थोड़ा अपन का प्रॉब्लम यानी कि मिस्टेक हो जाता है। तो Q=K मल्टीप्लाई बाई एस की पावर 1/2 होता है, जहाँ पे मैंने 1/n r की पावर 2/3 इनटू एरिया को अपन के फैक्टर कंसीडर कर लिया। हियर इज के इज द कन्वीनियंस फैक्टर। कन्वीनियंस फैक्टर अगर मेरा ऐसे मल्टीपल कन्वीनियंस होता है तो उसका अपन ज्योमेट्रिक मीन से अपन कैलकुलेट कर देते, गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में बोले तो K=n की रूट ऑफ n K1 K2 K3 डॉट 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 Kn तक जितने भी होते हैं उसको अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टेट डिस्चार्ज रिलेशनशिप। तो दोस्तों स्टेट
डिस्चार्ज लो टू पीक, मतलब एक तो बहुत बड़े एरिया में अपन को डिस्चार्ज को कैलकुलेट वाइड एरिया पे एंड वाइड रेंज में कर सकते हैं। लो टू पीक मतलब कि बहुत हाईएस्ट लेवल तक और बहुत कम से कम लेवल से अपन को इसमें इस मेथड से डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू सी आर मल्टीप्लाई बाई द जी माइनस ए की पावर बीटा। क्यों यहाँ पे स्ट्रीम डिस्चार्ज है, सी आर यहाँ पे जो सी आर जो रिप्रेजेंट किया है वो कांस्टेंट है, जी गेज हाइट है एबव डेटम, जो अपन ने डेटम कंसीडर किया है उससे एबव कितना गेज हाइट है, ए यहाँ पे गेज रीडिंग है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्चार्ज। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गेज रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द जीरो डिस्चार्ज। अब दोस्तों इसमें स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप जो मेथड है अपना, जो फॉर्मूला है, ये का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक पॉइंट आता है कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल सेक्शन वो पॉइंट होता है जिसमें अपन को डिस्चार्ज और हाइट डेटम हाइट दोनों के बीच में एक फिक्स रिलेशनशिप अपन को मालूम बन जाए, वो क्या होता है, कंट्रोल सेक्शन होता है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों पीक फ्लड डिस्चार्ज। सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी है जिसके कारण कितना फ्लो हुआ, और ये तो अपन क्या है किसी भी स्ट्रीम के अंदर डिस्चार्ज कैलकुलेशन का उसका देखे थे। अभी अपन बात करते हैं सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। तो दोस्तों सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी के अंदर डिफरेंट मेथड्स है जिसको अपन की पीक फ्लड डिस्चार्ज के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल है सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी में सबसे पीक फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए रेशनल मेथड इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको याद रखना है के पी इक्वल टू के वाई 36 मल्टीप्लाई द एरिया मल्टीप्लाई द पी सी। पी सी यहाँ पे क्या चीज़ है दोस्तों, क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी इन सेंटीमीटर पर हावर। एरिया क्या चीज़ है यहाँ पे, ए क्या चीज़ है दोस्तों, एरिया ऑफ द कैचमेंट इन हेक्टेयर। दोस्तों क्यूपी निकल के आता है, वो किस में निकल के आएगा, मीटर क्यूबिक पर सेकंड में। कि यहाँ पे क्या चीज़ होता है दोस्तों, रन ऑफ कोफिशिएंट। तो दोस्तों इस प्रकार से एक के रन ऑफ कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कैलकुलेशन इस तरह कैलकुलेट करते हैं के इक्वल टू रन ऑफ कोफिशिएंट है तो रन ऑफ डिवाइडेड बाय द रेनफॉल। अब दोस्तों दिस मेथड फॉर एरिया इज लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर और एरिया इज नॉट लेस देन 5000 हेक्टेयर। तो इस पॉइंट को अपन को याद रखना है दोस्तों कि ये रेशनल मेथड है। ये कभी कभी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि दिस मेथड इज वैलिड फॉर लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं तो उसमें इस पॉइंट को डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन डेकिंस फार्मूला एंड रेविज फार्मूला। तो दोस्तों डेकिंस फार्मूला रेविज फार्मूला इसको थोड़ा याद करने का एक ट्रिक है। मैंने जो देखा है कि DICKENS डेकिंस में नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 7 है। तो दोस्तों इसमें जो कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मेथड डेकिंस का है कौन सा रेविज का है। तो डेकिंस में क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर्स कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 आ रहा है तो इधर जो डिस्चार्ज कैलकुलेशन करेंगे वो C मल्टीप्लाई बाई द A की पावर 3/4 से करेंगे। और 3 और 4 का समेशन कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। तो इस तरह से अपन को इसको फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। और दोस्तों जो हिंदी में अगर डेकन देखें तो डेकन कौन से इंडिया में कौन से रीजन का है, नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से जनरली याद रखने के पर्पज़ के हिसाब से अपन को, रिमेंबर पर्पज़ के हिसाब से अपन को इस वर्ड को याद रखना है कि नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में इसका जनरली यूज़ करते हैं। क्यूपी इक्वल टू मीटर क्यूबिक पर सेकंड में इसका एरिया कैलकुलेशन होता है एंड ए यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर में अपन को एरिया लेते हैं एंड सी की वैल्यू होती है वो 630 के बीच में लाई करती है। उसके बाद आता है दोस्तों रेविज मेथड। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ लेटर देखो 1 2 3 4 5 लेटर्स है। तो इधर जो फॉर्मूले में यूज़ किया गया है C मल्टीप्लाई बाई A की पावर 2/3, तो 2 + 3 = 5। तो इस तरह से अपन इसको रिमेंबर रख सकते हैं। और ये तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इस रीजन के जोन में इसको जनरली, इस फॉर्मूले को जनरली सूटेबिलिटी प्रीफर की जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है अपना इंग्लिश फार्मूले में इन वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड घाट सेक्शन ऑफ द कर्नाटका एंड गोवा, इस रीजन में अपन को इसको इंग्लिश फार्मूला को सूटेबिलिटी प्रीफर की जाती है। एंड इसमें जो डिस्चार्ज कैलकुलेशन होता है दोस्तों, डिस्चार्ज कैलकुलेशन इसमें इंग्लिश फार्मूले से अपन को डिस्चार्ज कैलकुलेशन करने के लिए क्यूपी इक्वल टू 124 × A डिवाइडेड बाई √10.4
प्लस के ए। यहाँ पे जो एरिया लिया जाता है वो एरिया किलोमीटर स्क्वायर में लिया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, अपन को इनको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो करंट में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो। उसके बाद आता है दोस्तों पीक फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए हाइड्रोग्राफ। और हाइड्रोग्राफी यूनिट हाइड्रोग्राफ या हाइड्रोग्राफ दोनों यूज़ होते हैं। तो यूज्ड व्हेन द एरिया बिटवीन द 200 हेक्टेयर से लेकर के 5000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में एरिया रहता है, तो अपन इसको क्या करते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ या हाइड्रोग्राफ से अपन का पीक फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेशन के यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है कि पीक डिस्चार्ज इन मॉडरेट एरिया, जो कि अपना पीक होता है वो मॉडरेट एरिया में, मतलब कि पीक अपना मिड में, एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि पीक अपना मिड पॉइंट पे, जनरली मिड मॉडरेट एरिया में अपन को पीक डिस्चार्ज मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों 6 मेथड आता है प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड में दोस्तों अपन को क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर मेरा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है रिटर्न पीरियड या रिकरेंस इंटरवल, जैसे कि मेरा इतना हैवी रेन हुआ वो कितने टाइम के बाद होगा, या उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका रिटर्न पीरियड कितना है, कितने टाइम के बाद वो रिटर्न होता है, इतने टाइम के बाद उतना हैवी रेनफॉल या फ्लड जनरेट होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अपन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू किससे है, टाइम पीरियड यानी कि रिटर्न पीरियड, और रिकरेंस इंटरवल की जो रिटर्निंग पीरियड है फ्लड का या किसी हैवी रेनफॉल का, तो उस पर अपनों का प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिपेंड करता है। और जो प्रोबेबिलिटी होता है वो उसका इन्वर्सली होता है। तो दोस्तों अपन ये मान सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है यानी कि किसी भी इतने फ्लड का आने की जो पॉसिबिलिटी है वो उसके रिटर्न पीरियड पर डिपेंड करता है। कि अगर रिटर्न पीरियड कम है, रिटर्न पीरियड कम है मतलब कि 2 साल 4 साल 5 साल, तो उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस टाइम पे क्या कह सकते हैं कि अगर रिटर्न पीरियड ज़्यादा है 40 साल 50 साल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो दोस्तों अपन ये मान सकते हैं कि जो रिटर्न पीरियड अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कम होगी। प्रोबेबिलिटी कम होगी तो जो डिस्चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब कि हाई फ्लड आने का चांस नहीं होगा। और डिस्चार्ज मतलब कि जो क्यू की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। एक तरह से अपना जो डिस्चार्ज वो प्रोबेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो डिस्चार्ज क्या होगा, अपना कम होगा। तो दोस्तों अपन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कैलिफोर्निया मेथड। इस मेथड को प्लॉटिंग पोजीशन ऑन अप्रोच मेथड भी कहते हैं, प्लॉटिंग पोजीशन ऑन अप्रोच भी कहा जाता है। उसके बाद में इसमें दोस्तों अपन जो डिस्कस कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। यहाँ पे टी रिटर्न पीरियड और रिकरेंस इंटरवल है, तो उसमें टी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एम होता है। यहाँ पे एन अपने क्या किया है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए थे, और ये अपनी कैलकुलेशन में क्या ऑर्डर या क्या रैंक दिए है वो एम उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है बीवल्स फार्मूला। बीवल्स फार्मूला के अंदर टी इक्वल टू एन प्लस के 1 डिवाइडेड बाई द एम, एंड प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई द एन प्लस के 1। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रिटर्निंग पीरियड है वो रिटर्न पीरियड ज़्यादा है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, इकोनॉमिकली का होता है। यूएस क्रॉप फार्मूला में क्या होता है दोस्तों, टी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई द एम प्लस 1 हो जाता है, पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एन प्लस के 1 डिवाइडेड बाई द एन, तो ये लेस इकोनॉमिकली होता है। उसके बाद आता है दोस्तों हेजन फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, टी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एम माइनस के 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी एम फार्मूला से रिटर्न पीरियड और प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप अपन देखे थे। उसके बाद आता है चेकोदेवे मेथड फार्मूला में क्या होता है दोस्तों, पी इक्वल टू एम माइनस के 0.3 डिवाइडेड बाई एन प्लस के 0.4, एंड टी होता है इन्वर्सली ऑफ पी, तो एन प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई एम माइनस के 0.3। तो दोस्तों ये मेथड है जो प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर अपन को पीक फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए काम में लेते हैं, वो ये 5 मेथड से। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, अपन अभी डिस्कस किए थे कि रिटर्निंग पीरियड बढ़ेगा तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, और उसके बाद में डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसे दोस्तों एक ग्राफ जो जनरेट होता है अपना पीक डिस्चार्ज एंड परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बीच में, तो ये क्या होता है दोस्तों, इस तरह से होता है। प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ेगा तो अपना पीक डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो इसका शेप आता है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये कौन से शेप में आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरिंग प्लस के नॉन अकरिंग इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी मतलब ऐसे एक तरह से मैथ का कॉन्सेप्ट है। मैथ में अपन देखते हैं कि किसी भी टास्क के होने की
प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का समीशन क्या होता है, या तो होगा या नहीं होगा। टास्क क्या है 1, तो दोनों का क्या होता है कि अकरिंग ऑफ द एनी टास्क नॉट अकरिंग इक्वल टू 1, पी प्लस के क्यू इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग पी एंड नॉट अकरिंग क्यू इक्वल टू 1 फॉर एन सक्सेसिव ट्रायल। जो मैथ के कैलकुलेशन से अभी आता है कि एन सक्सेसिव ट्रायल ऑफ ए बाइनोमिनल इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग आर टाइम इज गिवन एज द, तो दोस्तों इसमें आर टाइम अकरिंग हो रहा है, तो उसमें पी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर मल्टीप्लाई विद क्यू की पावर एन माइनस के आर। ये एक मैथमेटिकल है, बाइनोमियल इक्वेशन फॉर्मूले है जो उसको उनको याद रखना है। तो द फ्लड नॉट कम इन एन ईयर इन नेक्स्ट एन ईयर, मतलब कि एन ईयर में बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो यानी कि आर इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0 जैसे ही करूँगा तो इक्वल टू क्यू की पावर एन, यानी कि रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या शो करता है कि फ्लड आ ही नहीं रही है, फ्लड आ ही नहीं रही है तो रिलायबिलिटी क्यू की पावर एन को रिप्रेजेंट करता है। और रिस्क है, अगर मैं दोस्तों अगर मैं रिस्क कैलकुलेशन करना है तो मतलब कि होना नहीं होना इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मैं रिस्क कैलकुलेशन करूँगा तो रिलायबिलिटी कितना है उसमें से माइनस 1 में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि दोनों का होना नहीं होना का समीशन 1 है, 1 में से मैं रिलायबिलिटी माइनस करूँगा तो रिस्क आ जाएगा। तो दोस्तों 1 माइनस की क्यू की पावर एन अपन को क्या रिप्रेजेंट करता है, रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीक फ्लड अकर एनी एक्टिविटी अकर आर सक्सेसिव ईयर टू आर टाइम, मतलब कि क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीक फ्लड है अकर है जो आर टाइम्स हो रही है सक्सेसिव ईयर टू आर टाइम, तो आर सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर आर माइनस के आर, तो पी की पावर आर, ये कैलकुलेशन हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीक फ्लड अकर और अकर आर सक्सेसिव ईयर टू आर टाइम, मतलब कि मेरा एन ईयर था उसमें आर ईयर में आर टाइम हो रहा है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है जो क्या होगा पी की पावर आर। ठीक है दोस्तों, कुछ छोटा मोटा टेक्निकल टॉपिक मतलब कि फॉर्मूले हैं, इनका अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इधर अपन ने एक सेफ्टी फैक्टर लिया है, सेफ्टी फैक्टर में क्या है डिजाइन डिस्चार्ज कितना है, एस्टिमेटेड डिस्चार्ज कितना है, क्योंकि अपन ने कितने के लिए डिजाइन किया है और एस्टिमेटेड अपना कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितने सेफ्टी फैक्टर से अपन है, तो वो सेफ्टी फैक्टर रिप्रेजेंट करता है कि डिजाइन कितना है और एस्टिमेटेड डिस्चार्ज कितना है। सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन क्या होता है कि अब इधर तो अपन ने क्या लिया था सेफ्टी फैक्टर कंसीडर किया था, इधर अपन सेफ्टी मार्जिन मतलब कितने मार्जिन से अपन सेफ है, तो डिजाइन डिस्चार्ज कितना है और एस्टिमेटेड डिस्चार्ज कितना है, दोनों का डिफरेंस होता है अपन को सेफ्टी मार्जिन देता है। एश्योरेंस दोस्तों मैंने बताया था क्यू की पावर एन 1 माइन, अब क्यू क्या चीज़ है पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो पी प्लस के क्यू इक्वल टू 1, तो दोस्तों यहाँ पे क्यू की वैल्यू है क्यू इक्वल टू 1 माइनस के पी, तो 1 माइनस के पी की पावर एन इक्वल टू 1 माइनस के 1 अपॉन टी की पावर एन, जो अपन को क्या रिप्रेजेंट करता है एश्योरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जो थ्योरेटिकल मेथड है, थ्योरेटिकल मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी, गम्बल्स मेथड या चाउज मेथड। तो दोस्तों गम्बल्स मेथड या चाउज मेथड है, इसमें अपन को जो अपना हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज है, जो भी अपन का डिस्चार्ज है, पीक वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज है, वो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पीक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज, पीक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी इंटू सिग्मा, इससे अपन को कैलकुलेशन करते हैं पीक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज। अब दोस्तों यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि के टी क्या चीज़ है दोस्तों, जो इधर के टी फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो के टी क्या चीज़ है दोस्तों फ्रिक्वेंसी फैक्टर है। दोस्तों फ्रिक्वेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया बाई टी माइनस के बाई एन बार डिवाइडेड बाई द एस एन। तो दोस्तों यहाँ पे बाई टी रिड्यूस्ड वैल्यू है, बाई टी क्या चीज़ है रिड्यूस्ड वैल्यू है, जिसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं माइनस के एल एन डबल बार लॉग इन लॉग एल एन एंड टी अपॉन टी की पावर माइनस टी अपॉन टी डिवाइडेड बाई टी की माइनस के 1, टी क्या यहाँ पे क्या चीज़ है रिटर्न पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अपन ने ये तो देखा अपना बाई टी कैलकुलेशन कैसे हुआ, उसके बाद आता है दोस्तों वाई एन बार, वाई एन बार क्या चीज़ है दोस्तों रिड्यूस्ड मीन वैल्यू, तो रिड्यूस्ड मीन वैल्यू वाई एन बार को रिप्रेजेंट करता है। वाई एन बार मैक्सिमम 0.577 होता है व्हेन द बॉडी अपना लार्ज होता है, जिसका भी अपन को ये हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज कैलकुलेशन करना है पीक वैल्यू, वो बॉडी कितना लार्ज है और बहुत ही ज़्यादा लार्ज है एन टेन टू इन्फिनिटी होता है, तो उसमें केस में अपन का वाई एन बार मैक्सिमम कितना होता है 0.577 होता है। उसके बाद आता है एस एन, एस एन क्या चीज़ है दोस्तों रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वैल्यू 1.2825 होता है मैक्सिमम जब एन टेन टू इन्फिनिटी यानी कि बॉडी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। अब दोस्तों इसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ एक्स टी आता है,
कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ एक्स टी का करके आता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस लिमिट एक्स टी x1/x2 इक्वल टू एक्स टी माइनस प्लस एफ सी मल्टीप्लाई बाई द ए सी होता है। ए सी क्या होता है? ए सी अपना रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबल एरर को। ये गम्बल्स मेथड में कि जो कॉन्फिडेंस लिमिट है उसमें एस ई प्रोबेबल एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सी इक्वल टू बी ई, जो यहाँ पे ए सी कैसे कैलकुलेट की जाती है? बी डॉट सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एन। यहाँ पे बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1+1.3 इंटू के टी प्लस के 1.1 इंटू के टी का स्क्वायर। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पे देखा कि सिग्मा ये बी की वैल्यू कैसे कांस्टेंट है, बी की वैल्यू कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। ऐसी यहाँ पे जो प्रोबेबल एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और के टी अपन देख चुके हैं दोस्तों, क्या चीज़ होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। तो और एफ सी दोस्तों, यहाँ पे जो एफ सी टर्म यूज़ किया है दोस्तों, ये क्या चीज़ है? एफ सी फ्रिक्वेंसी ऑफ द कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी, फंक्शन ऑफ द कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों ये फंक्शन ऑफ द कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं कि अपनों का जो सी की वैल्यू है उसके कंपैरिजन में एफ सी की वैल्यू किस प्रकार से वेरी करती है। तो ये एक टेबल है दोस्तों, ये अपना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप से, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो ये टेबल है दोस्तों, इसको आप देख सकते हो। तो इसके हिसाब से अपन एफ सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस लिमिट अपन को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इन्फिल्ट्रेशन दोस्तों, अगर अपन जैसे कि कोई भी रेनफॉल होने के बाद में कितना वाटर इन्फिल्ट्रेट हुआ, तो उसका अपन को जो कैलकुलेशन करना है, ये दोस्तों गेट एग्जाम के पर्पज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड। तो दोस्तों इन्फिल्ट्रेशन किसी भी टाइम टी पे इन्फिल्ट्रेशन अपन को कैलकुलेट करना है, तो एफ टी इक्वल टू एफ प्लस एफ आई माइनस एफ एफ मल्टीप्लाई बाई द ई की पावर माइनस के टी। यानी कि किसी भी टाइम टी पे अपन को किसी भी टाइम टी पे इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो फाइनल इन्फिल्ट्रेशन एफ एफ प्लस के इनिशियल माइनस के फाइनल का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई द ई की पावर माइनस के टी। एफ ए क्या चीज़ है? फाइनल इंटरवेंशन रेट mm पर हावर, एफ आई इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट mm पर हावर, एंड यहाँ पे टी किस में है? हावर में। के क्या चीज़ें यहाँ पे? डिके कांस्टेंट है, जो उसकी वैल्यू किस में ली जाती है? 1/हावर में। तो दोस्तों इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये हमेशा मैं याद बोलूँगा दोस्तों, मैं गेट की एग्ज़ाम दिया था, तब गेट की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद भी आया था। तो गेट की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाइटोग्राफ। तो दोस्तों हाइटोग्राफ क्या होता है? हाइटोग्राफ होता है दोस्तों हाइट का ग्राफ, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफॉल इंटेंसिटी विद द टाइम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी अपना रेनफॉल इंटेंसिटी है उसको एक हाइटोग्राफ में हाइट के रिप्रेजेंट किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो दोस्तों इसमें हाइटोग्राफ में दो चीज़ें आती है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना है, कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें फाई इंडेक्स भी आता है, डब्ल्यू इंडेक्स भी आता है, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, वो डिफरेंस देखते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेशन करते हैं उसमें फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स है, दोनों में मतलब कौन सा वैल्यू ज़्यादा देता है, कौन सा कम देता है। तो इनको अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हाइटोग्राफ में क्या होता है कि दो इंडेक्स अपन यूज़ करते हैं, एक तो फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स। अब दोस्तों देखो फाई इंडेक्स होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑल द इनिशियल लॉसेज आर इंक्लूडेड। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी अपन फाई इंडेक्स से कैलकुलेशन करते हैं तो सभी इनिशियल लॉसेज को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो इंटरसेप्शंस हो या ट्रांसफरेशंस हो। मतलब कि ऐसे जो भी अपना लॉसेज है उन सभी को कंसिडर किया जाता है, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता। जबकि अपना फाई इंडेक्स होता है उसमें जो भी लॉसेज है, जैसे कि कोई भी कैचमेंट एरिया है उसमें डेब्रीज है, डेब्रीज में क्या होता है वाटर थोड़ा सा बच ही जाता है, पूरा वाटर जो भी रेन हुआ है वो तो इन्फिल्ट्रेट होता नहीं है, कुछ मतलब कैचमेंट एरिया से बाहर चला जाता है, फुल्ली इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो मतलब ये लॉसेस के अंदर कंसीडर किया जाता है। कुछ प्लांटेशन के द्वारा भी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, या फिर कुछ अपना कॉट बाई प्लांट कर लिया जाता है।
तो दोस्तों ये कुछ लॉसेज हैं जिनमें कि अपन का क्या है कि फाई इंडेक्स होता है वो उनको कंसिडर नहीं करता लॉसेज को, और पूरा एकदम से पूरा जितना भी हुआ है उसको पूरी तरह इन्फिल्ट्रेट करने की वो करता है कि पूरा का पूरा ये इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपन को याद रखना है कि इंटरसेप्शन लॉसेज होते हैं उनको ये फाई इंडेक्स कंसिडर नहीं करता है। तो दोस्तों जो भी अपना इंटेंसिटी है, जैसे कि मैंने एम पर हावर में यहाँ पे बाई इंडेक्स बाई में एम पर हावर में इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने अपनी टाइम टी को रिप्रेजेंट किया। इन फाई इंडेक्स होता है जो डेटा लॉसेज होता है, टोटल लॉसेज होता है, किसी भी टाइप से हो, चाहे इंटरसेप्शन हो, इनफिल वो ट्रांसफरेशन हो या इवोपो ट्रांसफरेशन, उन सभी लॉसेज को ये क्या कर देता है तो उन सब पी को क्या कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है। तो दोस्तों और डब्ल्यू इंडेक्स के अंदर क्या होता है, इनिशियल लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, उनको कंसिडर कर लिया जाता है क्योंकि उनको लॉसेज हो रहे हैं इसलिए उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। इसलिए अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है कि फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स दोनों में से कौन सा मैग्नीट्यूड वैल्यू ज़्यादा देता है। तो अपन को ये क्लियर हो गया कि फाई इंडेक्स हमेशा वैल्यू ज़्यादा देगा, सभी लॉसेज को कंसिडर किया है। तो फाई इंडेक्स की जो वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ द स्टॉर्म, तो सभी पीरियड के लिए कितना किया है फाई इंडेक्स से, तो A1 प्लस A2 दो सभी एरिया को लिया डिवाइडेड बाई द T1 T2 सभी टाइम को लिया, तो इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों आगे टोटल रन ऑफ कितना हुआ, और उसमें जो लॉसेस थे उसको अपन ने लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसका टोटल टाइम से डिवाइड किया, तो उसके डब्ल्यू इंडेक्स से अपन का इन्फिल्ट्रेशन एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट मिल गया। तो दोस्तों डेल्टा एल के यहाँ पे क्या था, इनिशियल लॉसेस था जो इंटरसेप्शन या डिप्रिसिएशन या फिर डेवरेज के अंदर जो भी है वो लॉसेस था जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। अब दोस्तों थोड़ा थोड़ा कुछ आता है, थोड़ा मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आ जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपन को इसको थोड़ा देखना है कि फॉर्म फैक्टर एंड कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट। तो दोस्तों फॉर्म फैक्टर होता है, जैसे कि मेरा क्या है कि कोई भी रिवर है, कोई भी कैचमेंट एरिया है या फिर ऐसे है जिससे वाटर फ्लो हो रहा है, तो मेरा क्या है कि फॉर्म फैक्टर मेरे को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस सभी को लेकर के, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट विड्थ या इसकी डायमेंशन वेरी कर रहा है, तो मैंने एक वी एवरेज लिया। वी एवरेज लेके एल एक्सीएल से डिवाइड कर दिया, एक्सीएल डायरेक्शन में जो लेंथ थी उससे डिवाइड करने पर जो फैक्टर प्राप्त हुआ उसको फॉर्म फैक्टर नाम दिया। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई द एल। तो यहाँ से मैंने क्या किया, बी एवरेज का वैल्यू लिया और ए डिवाइडेड बाई एल किया, तो ए डिवाइडेड बाई एल एक्सीएल का होल स्क्वायर। उसके बाद आता है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, पेरीमीटर ऑफ द बेसिन, जो भी मेरा बेसिन है उसका पेरीमीटर डिवाइडेड द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। मतलब कि दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि मैंने किसी भी प्रकार का ऐसे कोई शेप है उसका पेरीमीटर ले लिया, उसको सर्किल में कन्वर्ट करके ऐसे सर्किल का पेरीमीटर लिया, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है दोस्तों, P डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ A पाई। दोस्तों डिटेल में तो अपन पूरा जो फुल वीडियो लाएंगे, वीडियो लेक्चर लाएंगे, उसमें अपन इसको देख लेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में अपनों को इतना याद रखना है। फॉर्म फैक्टर ग्रेटर फॉर्म फैक्टर पीक विल बी द मोर। तो दोस्तों अपन को क्या रखना है कि अगर मेरा फॉर्म फैक्टर ज़्यादा होगा तो पीक मेरा जो हाइड्रोग्राफ वगैरह में जो पीक मिलता है वो जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों अपन को इसमें ज़्यादा लाना है, जैसे कि मेरा कोई भी ये सेक्शन है, इससे मेरा वाटर यहाँ से आउटलेट, इस आउटलेट से आउट हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, तो रन ऑफ हो रहा है तो उसके बाद में क्या होता है, इस जो एलेक्सियल डिस्टेंस है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरा कैचमेंट एरिया है वो क्लोजर टू द आउटलेट होना चाहिए, तो अपन का डिस्चार्ज मोर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। उसके बाद होता है जो दोस्तों पीक डिस्चार्ज ऑफ द बेसिन। पीक डिस्चार्ज ऑफ द बेसिन होता है वो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर पीक डिस्चार्ज। किसी भी बेसिन का जो पीक डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज क्यू, एरिया उसका एरिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यहाँ पे एन की वैल्यू है जो लेस देन 1 होती है, जनरली 0.5 ली जाती है, और जो पीक डिस्चार्ज होता है वो डिपेंड ऑन द साइज। मतलब कि अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना पीक डिस्चार्ज मिलता है किसी भी बेसिन का वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और एरिया की पावर एन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो दोस्तों आज अपन यहीं एंड ऑफ करते हैं। कल या फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना, उसमें अपन का ये थर्ड पार्ट हाइड्रोलॉजी का, हाइड्रोलॉजी थर्ड और हाइड्रोलॉजी फिनिश, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को फिनिश कर देंगे। तो आगे अपन रन ऑफ कैलकुलेशन, कैसे अपन रन ऑफ कैलकुलेशन करते हैं, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उनका अपन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आगे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, मतलब कि अपना जल्दी कवर हो जाएगा, ज़्यादा अभी अपना सिलेबस रहा नहीं है। रन ऑफ कैलकुलेशन करना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ के बारे में डिस्कस करके हाइड्रोग्राफ, और तो इन चीज़ों का अपन डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जो कि मेथड ऑफ राउटिंग क्या है, मस्किंगम मेथड क्या है, तो इनका थोड़ा डिस्कस करके अपन एंड अप करेंगे इसका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह मेरा स्टील स्ट्रक्चर एंड सर्वे का भी शॉर्ट नोट्स का मैं वीडियोस अपलोड कर दिया हूँ, मैं उसका भी सीरीज़ अपलोड कर दिया हूँ। ऑटोकैड का भी अपलोड कर दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन टाइप के लिए, जो कि RSMS JEN की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि उनको पता चल जाए और एग्ज़ाम से पहले उनका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों फिर से धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे अपने चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे जैसे मेरा वीडियो आता है दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।